तो चलिए उत्तराखंड पीसीएस में जो करंट अफेयर का है हम अब उसी को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो अब देखेंगे हम कि हमें डेली बनानी है या थ्राइस अ डे 3 दिन में एक बार, वीकली बनानी है, मंथली बनानी है। उस सब पे आपकी जो भी एडवाइस रहेगी हम उसको बिल्कुल एडमिट करेंगे, उस हिसाब से इसको फ्लेक्सिबल बनाएंगे। अभी क्या है, अभी बस जैसे वीडियो आएगी आपको देखते रहना है, और इमेज इसमें इसलिए डाली है ताकि आपको थोड़ा सा ऐसा ना हो कि रट्टाफिकेशन ज़्यादा करना पड़े। जो आपकी मैगजीन है, चाहे ग्रीन टर्न हो, विंसर हो, और ये जितनी भी करंट अफेयर की मैगजीन है प्लस न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। आपको इसके प्री के लिए और मेंस के लिए अलग से कुछ भी नहीं करना। ऊपर से थोड़ा सा इसमें लाइटर नोट पे रखेंगे ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद भी रहे, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी रहे। एक और चीज़ आप देखिए, एक आएगी क्वेरी कि हमें नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं, तो मेरी आपको, आप चाहें तो नहीं बनाइए, लेकिन एक एडवाइस रहेगी। क्या एडवाइस है कि आपको देखिए क्या करना है। A4 शीट लेनी है, A4 शीट, ये A4 शीट है, ठीक। इस तरीके के आप बस उस पेपर पे एक लाइन में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन में, 3 लाइन में, यहाँ पे लिखी एक न्यूज़, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे इस तरीके से इसको बनाते चलना, मीन्स लिखते रहना। क्यों? क्योंकि जैसे ये क्लास ख़त्म होगी तो आप हार्डली 5 मिनट में पूरे इस, जितना भी 15 मिनट में या 20 मिनट में मैंने पढ़ाया होगा, आप उसको रिवाइज कर लोगे। प्लस जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तब एक बार पहले इसको देखना, फिर दूसरी वीडियो का आप बनाना ऐसे दूसरे पेज पे, या इसी तरीके से आप A4 साइज के हार्डली 25 से 30 पेज पे आपका पूरा करंट अफेयर आ जाएगा। उसमें फ़ायदा आपको क्या रहेगा कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम है उसके एक दिन पहले या फिर आपको 1-2 घंटे में रिवीजन करना है, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। अदरवाइज़ मैं विंसर की आपको बुक बताता हूँ, तो वो इतनी मोटी है कि आपको अगर सारी बुक आती भी है तो उसको रिवाइज़ करने में, उसके पेज पलटने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसे ही किसी और मैगज़ीन का है। तो सिंपली इतना आप करोगे तो 25 से 30 पेज की अपनी आपके एक नोट्स होंगे, हैंड रिटन होंगे। आप उसको बुक भी बोल सकते हो। और फिर करना कैसे है, देखिए आपने सपोज यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ऐसे ये दूसरा पेज है, तीसरा है, ठीक है। आप जब इसको रिवाइज करते रहोगे तो उससे होगा क्या कि आपको बहुत सारी चीज़ें, 50% कंटेंट आपको वैसे ही रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो बार बार आपको फिर उसको रिवाइज नहीं करना। तो आप क्या करोगे कि एग्ज़ाम से, चलिए अभी एग्ज़ाम में 10 दिन है, 1 महीना है, या फिर 15 दिन पहले आपको लगभग 50% चीज़ें याद हैं। तो आप उस 50% को, जैसे ये उसमें था तो आपने इसको कट कर दिया, ऐसे ही ये वाली आपको याद हो गई है, आपने इसको भी कट कर दिया, इस न्यूज़ को भी आपने कट किया अपने पेज पे। ऐसे ही आपने यहाँ भी कोई कट लगाया, इधर कोई कट लगाया होगा, इधर लगाया होगा कि ये मुझे याद है, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर आपको पता रहेगा कि यार ये जो 25 पेज है मेरे, तो एक्चुअल में ये लिखे हुए 25 है, लेकिन आधा तो मुझे याद है, तो आधे को मुझे रिवाइज नहीं करना, बस ये 12 पेज ही हैं जो मुझे रिवाइज करने हैं। वो भी जब रिवाइज होते रहेंगे तो उसमें से 10-20% और आपको याद हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। तो 70% आपको याद रहेगा, 30% ऐसा रहता है कि बस वो फैक्चुअली है, आपको बस एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज किया आज और कल जाके वहाँ पे टिक लगा दिया, दैट्स इट। उसके लिए फिर आप ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये न्यूज़ है, पहली न्यूज़ है, क्या है कि जो धन सिंह रावत है, जो धन सिंह रावत है, ये डॉक्टर इनके सामने लगा हुआ है, अभी इस पर बात करेंगे। पहले न्यूज़ सुन लेते हैं, आपका करंट अफेयर सुनते हैं। इनको सिल्वर एलिफेंट अवार्ड मिला है, सिल्वर एलिफेंट अवार्ड। ये सर्वोच्च अवार्ड है, किस लिए? क्योंकि इन्होंने स्काउट गाइड, इसमें बहुत अच्छा काम किया था, कॉलेज तक पहुंचाया उसको, यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचाया, और जो पब्लिक पार्टिसिपेशन या फिर जो वॉलंटरी सर्विस है उसको बढ़ावा देने के लिए इनको सिल्वर एलिफेंट ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया, ठीक। लेकिन ये न्यूज़ में इस वजह से नहीं है, ये न्यूज़ में आए थे इस वजह से। इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें इन्होंने क्या बोला था कि आपदा प्रबंधन, जब ये मंत्री थे तो बोला था कि हम, सरकार एक ऐसे मोबाइल ऐप बनाएगी जो बरसात के टाइम पे जो बारिश है उसको आगे और पीछे कर सकती है, मीन्स बारिश पहले भी ज़्यादा बरसा सकती है या फिर उसको डिले भी कर सकती है, सिर्फ मोबाइल ऐप से। तो उसने कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा क्रिएट की। फिर लोगों ने इनकी डिग्री पे कि ये जो भाई डॉक्टर साहब हैं, ये डॉक्टर की डिग्री भी इनकी फर्जी है, ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे। क्या सच क्या गलत वो हमें नहीं पता, ठीक है।
तो ये इस कंट्रोवर्सी के लिए फेमस थे, लेकिन आपको इस कंट्रोवर्सी को नहीं याद रखना, इनका जो अच्छा काम है इसको याद रखना है, ठीक है। सिल्वर एलिफेंट अवार्ड किसको मिला है? धन सिंह रावत को। कोई प्रॉब्लम नहीं, वन लाइनर, ये फैक्ट है। अब यही चीज मैं आपसे बोल रहा हूं, आपने यहां पे लिखा धन सिंह रावत, क्या मिला है? सिल्वर एलिफेंट अवार्ड। किसके लिए? स्काउट सर्विस के लिए। अब इतना आपने लिखा है, अब प्री में आपसे पूछ लेगा, तो ऐसा नहीं कि इसमें से फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन निकलेगा, सिंपल सा ऐसे ही क्वेश्चन निकलेगा कि किस सर्विस के लिए मिला है, स्काउट के लिए। किसे मिला है? धन सिंह रावत को मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? ये। तो अब अवार्ड रख देगा आपके सामने कि सिल्वर एलिफेंट अवार्ड उत्तराखंड के किस मंत्री को दिया गया है, 4 नाम रख देगा, उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना है। तो ये ऐसा फैक्ट है कि आपके मेंस में काम नहीं आएगा, और ये ऐसी नॉलेज भी नहीं है कि आपको 10 साल तक याद रखनी है। भाई इस साल अवार्ड मिला, बात खत्म हो गई, अगली बार किसी और को मिल जाएगा। तो ये ऐसी न्यूज़ है कि आपने आज रिवाइज किया, कल को एग्जाम में पूछा, आपने टिक मारा, तो आपका काम हो गया, आपको फिर इसको याद नहीं रखना है, ठीक। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 10, 20, 30% जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो ऐसी रहेगी जो आपको सिर्फ प्री तक ही याद रखनी है। कि सपोज इस बार नोबेल किसको मिला, तो नोबेल प्राइज इन 4-5 लोगों को मिला है, याद किया, क्वेश्चन आया, टिक लगाया, काम खत्म। और तो उसमें कुछ इतना है नहीं। इसी तरीके से तो आप इस न्यूज़ को जब पढ़ लोगे, याद हो जाएगा, तो आपने कट कर दिया, ठीक है। अभी नहीं कट करना, अभी तो आप इसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। जैसे ही आपका अक्टूबर में सपोज पेपर है, तो सितंबर में एक दिन बैठना, बैठ के तसल्ली से जितने भी 20, 25, 30 पेपर आपके रहेंगे A4 शीट, उसको रखना पिन लगा के, और पढ़ते रहना, जो याद है उसको काटते रहना, पढ़ना काटना, ठीक है। तो आपका 50% तो आपको याद हो चुका होगा, वो कट जाएगा। बाकी बचा 50%, उसमें से 20% आप याद कर लोगे, 30% फैक्चुअल है, वो एग्जाम तक ही याद रखना है कि भाई एग्जाम आया, आज रिवाइज किया सपोज एक डेटा, कल को वो पूछ लिया, टिक मारा, काम खत्म, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। इस तरीके से हमें चलना है। तो आपको डाउट नहीं रखना है कि फिर PDF देनी है, PDF चाहिए मैं दे दूंगा आपको, लेकिन देखिए इस फोटो की वजह से ये वीडियो, ये 6 पेज की PDF है, ऐसे ही इसमें हार्डली कितनी न्यूज़ होंगी, 5-6 न्यूज़ होंगी। तो अगर हमारे पास टोटल 500 न्यूज़ आती हैं करंट अफेयर की, तो आप 500 पेज फिर गो थ्रू नहीं हो पाओगे, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। हो गया काम पहला। दूसरी ये AI ऑन व्हील, ये लॉन्च किया गया है, तो इस पे मुझे थोड़ी आपसे बात करनी है इन डिटेल, तो इसको हम लास्ट में करेंगे। चलिए, ये 7 चक्र की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरी न्यूज़ देखिए, सिंगल वन लाइनर है, इसको भी आपने ऐसे ही याद रखना है। जैसे दिवाकर भट्ट, इनका निधन हुआ है, डेथ हुई है, ओबीचुरी डेथ हुई है इनकी। इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी 1970 में, क्या नाम था? तरुण हिमालय संघ, तरुण हिमालयन ऑर्गेनाइजेशन या फिर संघ, ये याद रख सकते हो। फिर 1970 की है, ये देवप्रयाग से MLA भी थे, MLA। न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि इनका काफ़ी अहम योगदान रहा है उत्तराखंड क्रांति दल में, क्रांति दल UKD। आपको पता है UKD उत्तराखंड की रीजनल पार्टी है। 3 पार्टी ही मेजरली यहाँ पे डोमिनेट करती हैं, एक तरफ आपकी भाजपा है, BJP, दूसरी तरफ कांग्रेस है, UKD है, और बाकी अदर्स आ जाती है, ठीक। ये हुआ आपका। और इनके बारे में क्या है, एक चीज आपको और याद रखनी है कि इंद्रमयी बडोनी, इनको क्या बोलते हैं? इंद्रमयी बडोनी को उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है, इस बार मेंस में भी क्वेश्चन था, इनको गांधी कहा जाता है, इन पे चर्चा होगी बाद में, गांधी कहा जाता है। इन्होंने दिवाकर भट्ट जी को फील्ड मार्शल की उपाधि दी थी, फील्ड मार्शल। बस इतनी न्यूज़ आपको पता है तो मीन्स आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा जब भी पूछेगा। वैसे ये ऐसा क्वेश्चन है कि देखिए आज आपने याद किया, आपको आगे तक इसको याद नहीं रखना है, प्री तक ही इसको याद रखना है। प्री में पूछेगा ये कौन थे, तो आपने बता दिया। ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा किससे संबंधित थे, वो है।
क्या उपाधि थी, किसने दी थी, उनका क्या था, कहाँ से एमएलए थे, ठीक है, इतना आपको याद रखना है बस। टिक करके आप इसको भूल जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना एक न्यूज़ है आपकी, आपको इस तरीके से इसको लिखना है। इसको और कम करके उस A4 शीट में आप लिख लेना, बहुत छोटा छोटा लिखना, बहुत छोटा छोटा, जैसे ये है तो मीन्स बहुत छोटा छोटा लिखना, ताकि आपके कम लाइन में या कम पेज में ज़्यादा चीज़ें आ जाए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट, ये है अपनी न्यूज़ AI को लेके। AI उत्तराखंड में देखिए, एक्चुअल में AI की जो पॉलिसी है उसका भी ड्राफ्ट बन रहा है ना, ड्राफ्ट बन चुका है, वो पॉलिसी जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। AI पॉलिसी ऑफ उत्तराखंड, AI पॉलिसी। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग देता हूँ। मैंने आपसे कल इकोनॉमी में डिस्कस किया हुआ था कि देखिए उत्तराखंड जब 2000 में बना, 2000 में बना, 9 नवंबर 2000 को बना। तो फिर इसको हम फेज वाइज पढ़ते हैं। फेज वाइज कैसे कि देखिए, जब उत्तराखंड नया नया बना तो सबको पता था कि हेलीकॉप्टर की सर्विस है नहीं उत्तराखंड में इतनी अच्छी, और ना ही हर जगह हवाई पट्टी है, और हवाई पट्टी हम लगा भी देंगे या बना भी देंगे तो फिर एक प्रॉब्लम ये आएगी कि सीजनल है, आज ज़्यादा कोहरा है या फिर मौसम ख़राब है तब नहीं उड़ पाएगा। तो उस वजह से क्या है, आप हेली सर्विस तो उतनी अच्छी डेवलप कर नहीं सकते, कॉस्टली भी है। रेलवे उत्तराखंड में है नहीं, वाटरवेज वो भी नहीं है। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम किया, रोड इंफ्रा पे रोड बनाई बहुत ज़्यादा। उसके साथ ही साथ फिर स्कूल, हेल्थ पे भी काम किया गया, इन सब पे काम किया गया। ये एक फेज थी 2000 से लेके 2010 तक की, ठीक। और यहाँ पे इंडस्ट्री भी बहुत बनाई गई उस टाइम पे, क्योंकि उत्तराखंड को एक स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिला, इंडस्ट्रियल पैकेज मिला 2002 में, सिडकुल मिला, ठीक। तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे इंडस्ट्री का एक वातावरण बना, और हैवी इंडस्ट्री हमने बनाई। हैवी इंडस्ट्री, हैवी तो क्या, भेल वगैरह तो पहले से ही थी उत्तराखंड में, भेल, IMDL, लेकिन ऑटोमोबाइल, फार्मा, ठीक है, FMCG, ITC, डाबर, हिमालयन, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात समझ में आई कि यार 2010 तक कि ये जितनी भी इंडस्ट्री यहाँ पे लगी हैं, जितनी भी इंडस्ट्री हैं, तो सब प्लेन में ही कंसंट्रेशन हुआ है, कि ज़्यादातर हरिद्वार में है, देहरादून में है, उधम सिंह नगर में है, थोड़ी हल्द्वानी साइड है, कोटद्वार में। पहाड़ के लिए अलग राज्य बना था इस पहाड़ के विकास के लिए, और पहाड़ पे कोई उद्योग पहुंचा नहीं। तो फिर क्या हुआ भाई, यहाँ से पलायन जो चल रहा था वो पलायन और ज़्यादा चलता हुआ, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नीचे बढ़ रही है, ऊपर है नहीं, तो ऊपर से लोग और ज़्यादा नीचे आने लगे, माइग्रेशन की प्रॉब्लम आई। तो फिर एक बात समझ में आई कि यार अगर हम इसी तरीके से करते रहेंगे तो पहाड़ जो खाली हो रहे हैं वो धीरे धीरे फिर से खाली हो जाएंगे और ज़्यादा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उत्तराखंड के जो हिल एरिया है उसके स्पेसिफिक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो बात की गई कि भाई ऊपर उद्योग को लेके कैसे जाए। भाई हम अगर महिंद्रा का प्लांट यहाँ पे लगा देते हैं तो महिंद्रा चलिए यहाँ पे उसने लगा भी दिया, क्योंकि उसको सस्ते में आपने फ्री में लैंड दे दी, लेबर भी ऊपर सस्ती मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आई कि महिंद्रा ने ऊपर बना दी भाई 1000 गाड़ी, ठीक, लेकिन अब उसको डिलीवर करनी है, बिकेगा कहाँ माल, देहरादून में। कोई त्रासदी आई है, अगस्त के महीने में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में रोड कट हो गई, डिलीवरी पेंडिंग है, तो ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा, जो पूरी रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगी, और कर्ज कंपनी पर चढ़ जाएगा। तो मीन्स आप चाहे कितनी भी फैसिलिटी ऊपर प्रोवाइड कर दो, इंडस्ट्री, बड़े उद्योग ऊपर नहीं जा रहे थे। तो फिर बात हुई कि 2010 के बाद कि भाई हम एक काम करेंगे, हम उद्योगों को डाइवर्सिफाई कर देंगे। ऐसा नहीं कि एक हैवी इंडस्ट्री लगानी है, जहाँ पे MSME लगानी है, कहीं पे भाई तेजपात का पत्ता होता है तो उसके लिए छोटा सा एक पैकेजिंग प्रोसेसिंग प्लांट, कोसानी में चाय होती है तो टी, ऑर्गेनिक टी, उस पर काम करेंगे, ठीक है। कहीं पे पंचक्की है तो उसके विकास के लिए थोड़े पैसे देंगे, ताकि वो कॉटेज इंडस्ट्री, जो छोटी कुटीर उद्योग हैं, वो पनप पाए। तो पहाड़ पे छोटे छोटे उद्योग तो पॉसिबल है, तो वो वहाँ पे चलते रहें। फिर एक फेज़ आएगा कि यार हम ना उत्तराखंड को एक इनोवेशन में भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इनोवेशन में क्या है, कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ बैठ के कोई एक दिमाग में आइडिया सोच लिया, अच्छे सा आइडिया है वो, तो वो आपका यहीं पे वो सक्सेस हो जाएगा। कैसे,
सपोज आपने कोई ऐसी औषधि है जिसको आपने पता लगाया कि ये इस चीज़ के ट्रीटमेंट में काम आती है, सपोज कैंसर में आती है, बस आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, एक इनोवेशन किया, तो आपसे जो बाहर की कंपनी क्या है, पेटेंट ले लेंगे उसका, आपको पैसे देंगे, तो आपका जो पैसा है वो यहाँ बैठे बैठे आप तक पहुँच जाएगा, बस एक इनोवेशन से। तो इनोवेशन को बढ़ावा देंगे हम। ऐसे ही जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग है, उसको बढ़ावा देंगे कि यहाँ पे देखिए हॉर्टिकल्चर होता है, बुरांस है, माल्टा है, तो हम क्या करेंगे, उसका जूस बना के पैकेजिंग करके वो बाहर भेज सकते हैं। तो उसके लिए लोगों को ऊपर ही रहना पड़ेगा, नीचे आना भी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो है। तो ये छोटे छोटे इन चीज़ों पे काम करना स्टार्ट किया। अब क्या है कि देखिए रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी बढ़ रही है, तो हम रिन्यूएबल एनर्जी पे भी फोकस करेंगे। छोटे छोटे सोलर के स्टेशन, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, भाई ऊपर नदियाँ हैं, उनका वेग वेलोसिटी तेज है, तो उस हिसाब से हम ये सब लगाएंगे। तो इस तरीके से काम चल रहा है, तो रिन्यूएबल एनर्जी। अब इसी के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि भाई जो फ्यूचर है वो एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। फ्यूचर एटलीस्ट 20 30 40 साल तो ये डोमिनेट करेगा ही, तो हमें इस पे भी आगे काम करना है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो उत्तराखंड के लोगों को यहाँ बैठे बिठाए फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। अगर ये एआई इक्विप्ड है तो अपना बैठ के भी काम कर सकते हैं। तो एआई को भी हमें बढ़ावा देना है। तो क्यों दे रहे हैं हम बढ़ावा? क्योंकि हम यहाँ पे कोई बड़ा उद्योग नहीं लगा रहे। अब हमें जो इंडस्ट्री है उसको डाइवर्सिफाई करना है, इनोवेशन को बढ़ावा देना है, एआई को बढ़ावा देना है। इसीलिए हम इसको देखिए एक नहीं रख रहे, अलग अलग चीज़ें, तो ये हर जगह यहाँ पे इधर 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 खुल सकती है। तो इसी में से हम एआई को उठा लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हुआ क्या, पॉलिसी तो अभी नहीं आई है। लास्ट ईयर नवंबर में एक ऑपरेशन कल्कि चलाया गया। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेशन कल्कि, ऑपरेशन कल्कि। इसमें क्या किया, मोबाइल वैन या वैन और या व्हील्स, एआई ऑन व्हील्स, एआई ऑन व्हील, एक ऐसी वैन बनाएगी जिसमें पूरा अंदर एक एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बाहर ले जा सकते हो। भाई आपको 13 जिले हैं, यहाँ पिथौरागढ़ पहुँचाना है, तो ऐसे थोड़ी कि पिथौरागढ़ के सारे बच्चे आप यहाँ लेके आ सकते हो, तो ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा है। आपने एक वैन बना दी, उसके अंदर पूरा इकोसिस्टम है एआई का, आप उसको यहाँ पे ले गए किसी कॉलेज में, फिर यहाँ इधर 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 13 के 13 जिले में वो पहुँचाई गई, स्कूल तक जोड़ा गया और बच्चों को दिखाया गया, ताकि उनकी अवेयरनेस, एआई का जो उनका टैलेंट है वो निकल के आए। उसमें से कुछ बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए, उनको अवार्ड दिए गए। तो इस इनिशिएटिव को रखा नाम एआई ऑन व्हील। एक वैन थी, किससे रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, इसमें तो एआई है। ऑपरेशन कल्कि पूछ लेगा तो वो एआई या इनोवेशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। एक वन लाइन में आपसे पूछेगा, आपको टिक करना है। ठीक, किसने स्टार्ट किया, तो ऑप्शन देगा आपको पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, मुख्यमंत्री। लगेगा कि भाई मुख्यमंत्री जी ने किया होगा, नहीं, गवर्नर साहब ने। गवर्नर कौन है इस टाइम गवर्नर? गुरमीत सिंह। ऐसे ही आपको बस कंफ्यूज करता रहता है, ऑप्शन में सीएम रख देगा, सीएम नहीं, राज्यपाल है। ठीक है, मल्टी स्टेटमेंट देगा तो उत्तराखंड में एआई ऑन व्हील की शुरुआत की गई, जो इनोवेशन हब को बढ़ावा देने के लिए। फिर दूसरा स्टेटमेंट कि सभी जिलों में वो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, वहाँ से कुछ बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए, ये भी सही। तीसरा, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसकी शुरुआत 26 नवंबर ऐसे 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 की। तो बात सारी सही है, बस मुख्यमंत्री जी नहीं है इसमें, गवर्नर साहब है। ठीक, अब एआई का मैं आपसे थोड़ा और इस पे बात करता हूँ कि क्यों हम एआई को इतना बोल रहे हैं। क्योंकि आपको पता है एआई इम्पैक्ट समिट हुई, इम्पैक्ट समिट कहाँ हुई? इंडिया में हुई। इंडिया में कहाँ? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में कहाँ? भारत मंडपम, भारत मंडपम। ये वही वाली समिट है जिसमें जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, उसका जो वो लोहे वाला कुत्ता था, उसने इमेज, जो गलगोटिया की इमेज थी, उस पर इतना बड़ा डेंट मारा कि अब वो शायद पैसे खर्च करके अलग अलग इन्फ्लुएंसर को, जो क्रिटिसाइज कर रहे थे उस यूनिवर्सिटी को,
उन तक वो पैसा पहुंचा के वो वहाँ पे जाके वीडियो बना रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें पहले ऐसा लगा, लेकिन जब अब यहाँ पहुँचे हम यूनिवर्सिटी में तो लगा यार ये तो इनोवेशन है, ये तो न्यूयॉर्क जैसी है, ये तो बहुत डेवलप है। तो सिर्फ पैसे का गेम है, पैसे से ही, पैसा कमाने के लिए ही उसने सबमिट में अपना स्टॉल लगाया था। उसने दिखाया कि हम इनोवेशन कर रहे हैं, ये हमारा रोबोट है। तो वो क्यों? क्योंकि गलगोटिया का नाम होगा, नाम होगा तो बच्चे उसको जानेंगे, उनके पेरेंट्स जानते हैं। अभी क्या है, 12th के बाद एडमिशन कराना है तो एडमिशन लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, तो पूरा वो साइकिल हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, वो इनोवेशन उनकी निकली फर्जी, तो उसकी वजह से डेंट पड़ा इमेज पे, बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, तो बाकी यूनिवर्सिटी को भी फ़ायदा होगा उससे। अब उन्हें लगा कि यार अगर सपोज़ 5,000 बच्चे एडमिशन लेते तो इस बार तो हार्डली 1,000 ही लेंगे, 4,000 नहीं लेंगे, फीस लेते हम बहुत महंगी, तो कैसे बनाया जाए? तो यार एक काम करो, 10 लाख किसी को पकड़ा दो, उस पर वो आएगा जिसने हमें क्रिटिसाइज़ किया था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखेगा, उसकी तारीफ़ करेगा, तो एटलीस्ट उसकी जो ऑडियंस है उसको लगेगा कि हाँ भाई सर ने जो पहले बोला था हो सकता है उनसे गलती हो गई हो। ठीक, तो यही चलता है पूरा पेड प्रमोशन, यही होता है। प्रमोशन करना ही क्यों किसी को? अभी जैसे बाकी की जो कोचिंग है वो क्या करते हैं, ज़्यादातर करते हैं, मुझे भी अभी जो मेरे शुभ चिंतक हैं, शायद इस वीडियो को भी देख रहे हो, उन्होंने भी बहुत बताया कि आप भी ना जो जो सेलेक्ट हुए हैं आप उनके फ़ोटो लगाइए, ठीक है, आप उनके फ़ोटो यूज़ कीजिए। क्योंकि देखिए मैं आपसे बताऊं, ये मैं बताना भी नहीं चाहता क्योंकि मुझे नहीं लगता, बस एक बार पोस्ट किया था 2024 के जब रिजल्ट आया था मेंस का, कि भाई 2024 में हमने स्टार्ट किया था, और उसी स्टार्टिंग में प्री का तो हम 1 महीने पहले ही हमने स्टार्ट किया था पढ़ाना, लेकिन हाँ उसमें से प्री भी पास हुआ, और जब मेंस आया तो मेंस में हमसे लगभग 24 स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हुए थे पर्सनली, जिन्होंने इवैल्यूएशन कराया था, उनका सिलेक्शन हुआ। बाकी जो वीडियो देखते थे टोटल 47 का सिलेक्शन हुआ, मेंस उनका क्वालिफाई हुआ फर्स्ट टाइम। अब उसमें से ऑब्वियसली इस बार सिलेक्शन तो हुए हैं, तो उसका मुझे बताया गया कि आप ना उनके फ़ोटो यूज़ कीजिए, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उन्होंने MBA किया हुआ है, जिन्होंने मुझे रिकमेंडेशन दी कि सर मार्केटिंग ऐसी ही होती है, आप चाहे कितने भी एथिक्स हो, कुछ हो, कुछ भी काम नहीं करता, बच्चे उसी को देख के आते हैं। पहले मुझे लगा कि चलिए कर देते हैं, जब कोई बोल रहा है हमें भाई मार्केटिंग MBA ये सब हमने तो किया हुआ नहीं है, ठीक है, नहीं है उतनी समझ। फिर लगा कि चल ठीक है यार, जिसका हो गया बस, वो तो निकल गए ना इस लूप से, तो उनका हो गया। अब जो इस लूप में फंसे हुए हैं, जो बार बार रिपीटेड साइकिल में फंसे हुए, उनको उस साइकिल से निकालना है। जो सीरियस है वो कंटेंट देख के ही समझ जाएंगे, उन्हें नहीं पूछना कि सर आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया है, क्या ये कंटेंट सफिशिएंट है, नहीं है। वो चीज़ें जो लोग थोड़े से मैच्योर हैं वो समझ जाते हैं, देख के समझ जाते हैं। बाकी जो फर्स्ट टाइम आते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, वो इस लूप में फंस जाते हैं देख के, इस बार 10, इस बार 14 बच्चे, इस बार 15, 20, जैसे जितने भी सिलेक्शन हुए उसके बेस पे बता देते हैं। मैं आपसे बताऊं तो टू बी ऑनेस्ट मैं बता सकता हूं कि और भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ बोल के क्या ही पता चल रहा है, लेकिन सिर्फ 14 स्टूडेंट विद नेम मुझे याद है कि जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। अब उस 14 में ज़्यादातर जो भी बच्चे हैं वो या तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले थे, ठीक, या फिर वो अदर स्टेट से भी थे, उसमें से कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने प्रीलिम की तैयारी ही 2 महीने पहले स्टार्ट की थी, ठीक है। उत्तराखंड पहली ही बार स्टार्ट करना है, मीन्स वो कर चुके थे पहले 21 में, लेकिन उन्हें लगा कि भाई हमें करनी नहीं, फिर से स्टार्ट की उन्होंने, 1 महीना पहले पढ़ के प्रीलिम निकला उनका। ऐसी तो ये सब कोइंसिडेंस भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ पढ़ाते हो, वो आ जाता है, बच्चों का सिलेक्शन हो गया, तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है उसमें। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, सब कुछ पढ़ाने के बाद भी कुछ क्वेश्चन मेंस में भी ऐसे आएंगे जो आपको नहीं आते होंगे, और प्रीलिम में भी ऐसे आएंगे जो नहीं आते होंगे। मुझे आपके साथ उस पे काम करना है। काम कैसे करना है कि मैं PYQs उठाऊंगा, आपको बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं आता, एकदम ब्लैंक हो गए हो, चारों ऑप्शन में से कुछ हवा नहीं लग रही, अगर आपको टिक लगाना है तो किस पे लगाना है फिर भी, है ना। आपको भाई आपके अगर अटेम्प्ट ही 80 क्वेश्चन हुए तो आपको अटेम्प्ट तो अपने बढ़ाने हैं कि भाई 100-110 तो अटेम्प्ट करने ही है कम से कम, 30 पे फिर आपको तुक्का लगाना है। तो वो तुक्का कैसे लगेगा, किस ऑप्शन पे आप ज़्यादा मारोगे तो वो प्रेफरेंस या फिर वो सही होने के चांस है, और कैसे लगाना है, तो उस चीज़ पे मुझे बात करनी है। तो
एआई इम्पैक्ट समिट की बात चल रही थी, नई दिल्ली भारत मंडपम में हुई, ठीक। इसमें जो हमारे यशस्वी ओजस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक मानव का विजन दिया। मानव 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 क्या है कि जो एआई है वो मोरल होना चाहिए, मोरल और एथिकल। ए से क्या था, अकाउंटेबल, इसकी जो गवर्नेंस है वो अकाउंटेबल गवर्नेंस होनी चाहिए। एन से क्या है, एन से है नेचुरल, नेशनल सोवरेनिटी, संप्रभुता। अभी मैं बताऊंगा आपसे क्या है। ए से क्या है, एक्सेसिबल होना चाहिए। वैलिड, वी से क्या है, वैलिड होना चाहिए, वैलिड और लीगल होना चाहिए। तो ये क्या है, देखिए मोरल मीन्स क्या कि आपने एआई तो बनाया लेकिन वो मोरली गलत है। जैसे आपने कोई वीडियो बनाई, ठीक, और एआई से बनाई, तो एआई से आप या तो कोई एक ऐसी वीडियो बना सकते हो जिससे लोगों की जो इमेजिनेशन है वो थोड़ी बढ़े। मुझे सपोज आपको समझाना है चमोली डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो मैं एआई से चमोली का एक ओवरव्यू बनवा सकता हूँ। तो ये तो हुआ आपकी समझ के लिए, गुड यूज़ के लिए। दूसरा क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी लड़की की एक इमेज उठाई, उसको एआई पे रखा और उसको न्यूड करके फिर सर्कुलेट करते हैं। तो आपने एआई का यूज़ किया लेकिन वो इथिकल और मोरली सही नहीं है। तो आपको ह्यूमन यूज़ उसका करना है, मानवीय दृष्टिकोण से। ऐसा नहीं कि किसी की डिग्निटी, ये सारी चीज़ें वॉयलेट हो। समझ गए। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल गवर्नेंस, कि भाई सरकार है, उसके पास सबका डेटा है, डेटा तो है, तो उस डेटा का यूज़ करके आप कुछ ऐसी गलत एआई से कुछ उसको मैनिपुलेट तो नहीं करा रहे हो, है ना। जैसे उस वहाँ पे, कहाँ पे, यूएस में जो इलेक्शन हुए थे उसमें बात की गई थी कि एआई का यूज़ करके इन्होंने ब्रेन मैपिंग और ये दुनिया भर की चीज़ें की हैं ताकि वोटर का जो भी बिहेवियर है उसको डिकोड किया जा सके। तो वो आपको नहीं करना, ठीक है। तो डेटा में लिख देता हूँ इसमें, नेशनल सोवरेनिटी, संप्रभुता, कि भाई जो डेटा है, राष्ट्र का जो डेटा है वो लोकलाइज्ड ही स्टोर हो। हमारे देश का डेटा है तो हमारे देश में ही स्टोर हो। और दूसरी चीज़, आप किसी की संप्रभुता को हर्ट नहीं कर रहे हो। जैसे अभी आपने चाइनीज़ जो कैमरे थे उसका देखा होगा कि वो चाइना के कैमरे दिल्ली में लगे हुए हैं, सपोज हर जगह पे लगे हुए, चाइनीज़ है वो। तो चाइना उसमें अपना कोई सॉफ्टवेयर भी तो इंस्टॉल करके भेज सकता है कि चाइना में बीजिंग में बैठ के पूरा मॉनिटर कर रहा हो कि पूरी दिल्ली का पैटर्न क्या है, ठीक है। उसको आपने यूज़ किया, एआई से उसको फिर डिकोड कराया कि क्या पैटर्न है, किस तरीके से इनकी सिक्योरिटी है, सारी चीज़ें आपने डिकोड करा ली। तो आपकी जो संप्रभुता है, इंडिया की जो संप्रभुता कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगी। यूज़ एआई का ही हो रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। सीसीटीवी लिख देता हूँ चलिए इस पर, क्योंकि एआई को भी इतनी सारी चीज़ें नहीं पता ना। अभी जब ईरान पे अटैक हुआ तो एआई को पता है कि भाई जितनी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है हमें वहाँ पे अटैक करना है। तो ईरान में एक जगह थी पुलिस करके, पोलाइस। अब इस पुलिस का मतलब क्या है, भाई इंडिया में कुछ और है, लोकली वहाँ पे कुछ और बोलते होंगे, इसको पुलिस को पोलिस बोल लेते होंगे, तो उसका कुछ लोकल लैंग्वेज में कुछ और मतलब होगा। तो उन्होंने इसका एक नाम रखा हुआ था, किसी एक जगह का, रिहायशी जगह थी, वहाँ पे लोग रहते थे, उस कॉलोनी का आप नाम समझ लीजिए कि पोलिस करके था। अब एआई को पता है कि POLICE, ये इसका मतलब होता है पुलिस। तो अगर ये पुलिस की स्टैब्लिशमेंट है तो इस पर अटैक करना है। तो एक मिसाइल आई, उसने इस पर अटैक किया। इंटेंशनली वो नहीं चाहते थे कि हम भाई रेजिडेंशियल एरिया पे अटैक करें, लेकिन क्योंकि एआई को आपने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आपको मिसाइल कहाँ लॉन्च करनी है, मिलिट्री या फिर जो इनकी पुलिस इंस्टॉलेशन है वहाँ पे, तो उसके दिमाग में फिट है कि भाई पुलिस ये है, पुलिस मैच किया, फोड़ दो इसको। तो ये एक तरह से गलत यूज़ होता है। ऐसे ही एक्सेसिबल होना चाहिए, एआई एक्सेसिबल होना चाहिए कि सबके लिए होना चाहिए, एआई फॉर ऑल, फॉर ऑल। जैसे आपने देखा बहुत लोग हैं भाई, चैट जीपीटी है उसका 20,000 रुपये का एक सब्सक्रिप्शन है,
उसका यूज़ करके बहुत सारी वो वीडियोस अलग अलग चीज़ें बना के यूट्यूब पर डाल सकते हैं, उससे वो वायरल भी होंगे, अच्छे पैसे भी मिलेंगे और सारी चीज़ें वो बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन बाकी लोग, जो आप लोग, हम लोग हैं, हम भाई 20,000 रुपये पर मंथ उस पर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनका कर्व कैसा रहेगा? वो तो भाई ऐसे बढ़ जाएंगे, हम नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक डर है। तो एआई सबके लिए होना चाहिए और वैलिड और लेजिटिमेट, कि भाई जो रूल है उसको माने एआई, ऐसा नहीं कि भाई वो अपनी मन मर्जी कुछ भी चले जा रहा है। तो ये सारी बातें थी, ये मानव का विजन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को दिया। भारत मंडपम, न्यू दिल्ली, एआई इम्पैक्ट समिट, गलगोटिया के नाम से याद रखना, मानव का विजन था। ठीक, फिर बात हुई 7 चक्रास की, कि देखिए 7 चक्र, इस पे भी काम करना है। 7 चक्र, ट्रांसलेट द गाइडलाइन सूत्र इनटू द कंक्रीट एक्शन। ठीक है, इन सब पे बात की गई कि भाई 7 चक्र पे हमें फोकस रखना है। पहला, रेजिलियंट, इनोवेशन, बैटरी बैटरी बैटरी। तो ये 7 विजन है भाई, रेजिलियंट, इनोवेशन, ह्यूमन कैपिटल, इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट। ठीक है, सेफ होना चाहिए, साइंस होनी चाहिए। लेकिन ये सब याद कौन रख पाएगा यार? याद होंगे नहीं, मेंस में वैसे भी ये सब नहीं लिखने। ठीक है, इनमें से कोई एक आप लिख सकते हो अपने दिमाग से कि इंक्लूजन करना है, सोशल एम्पावरमेंट, ये वन ऑफ द 7 चक्र है ऑफ एआई। इस तरीके से यूज कर सकते हो। अदरवाइज देखिए, आपको कैसे याद रखना है? पीपीपी, 3 मॉडल है, तो पीपल, प्लेनेट, ठीक, पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस, तरक्की। तो लोगों के लिए एआई का कैसे यूज होगा? तो आपको पता है कि लोग मीन्स क्या? लोगों की हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, उनकी एजुकेशन। ठीक है, इन सबको हमें बढ़ावा देना है, एम्पावरमेंट पे ध्यान देना है, उनके एम्पावरमेंट। तो हेल्थ के लिए एक एआई चल रहा है, कभी आप याद रख लेना, क्या है? क्योर की बात आई, क्योर एआई। तो क्योर, इसके नाम से समझ में आ रहा है कि क्योर मतलब आपको, क्यू सी नहीं है, ये क्यू है, कि आपको क्योर करना है। कि पेशेंट है, आपने एआई की मदद से एक रेडियोलॉजी बनाई, उससे क्या है कि आपने टेस्ट किया कि किसको क्या बीमारी है, उस बीमारी के बेस पे एआई सजेस्ट करेगा कि ये ट्रीटमेंट होना चाहिए, आपने वो दिया तो ठीक हो जाएगा। ठीक, ऐसे कर सकते हैं। तो ये इजी है, गांव में भी पहुंचा सकते हैं हम। एक मोबाइल, कोई वैन हमने बनाई, उसमें एआई पूरा इंस्टॉल है, वो लोगों के चेकअप कर रहा है, पूरे गांव का चेकअप हो सकता है एक दिन में भी वो कर ले। ठीक, जबकि ह्यूमन, डॉक्टर, हम सबको एक प्रॉब्लम रहती है, एक लिमिटेशन है हमारी। ठीक, ऐसे ही एजुकेशन के लिए उन्नति एआई है, कि जो आर्ट से, उन्नति नहीं, युवा एआई, सॉरी, युवा, इसकी फुल फॉर्म उन्नति है, YUVA एआई। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, यूथ उन्नति विकास एआई, ऐसे कुछ करके है। तो युवा एआई याद रख लेना। ये किस लिए? कि जो 8 से 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं, उन सबको एआई में हमें एम्पावर करना है, स्किल देनी है। तो एग्जांपल है एक, ऐसे ही एम्पावरमेंट में, तो आपने सर्वम का सुना होगा, सर्वम एआई, ये हमारा अपना लोकल एआई मॉड्यूल तैयार हो रहा है। ठीक है, ये 3 है। ऐसे ही प्लेनेट के लिए मीन्स क्या? हमें एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, एनवायरनमेंट में एग्रीकल्चर का ध्यान रखना है। तो इसके लिए काफ़ी चीज़ें हैं, कि एआई आपने एक चैटबॉट बना दिया, वो किसान से बात करेगा, किसान बताएगा कि मेरी फसल ख़राब हो रही है, मैं क्या करूं? वो पूछेगा आप किस लोकेशन में रहते हैं, कितना लैंड साइज़ है, ठीक है, कि आप किस एरिया में रहते हैं, आपका पिन कोड क्या है। तो उस पिन कोड को आपने बताया, उसने डिकोड कर लिया कि अच्छा इस एरिया का है, यहाँ पे बाय एंड लार्ज लैंड में ये इशू आ रहा है, तो आपको रिकमेंड कर देगा वो। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही मौसम एआई भी है एक, मौसम जीपीटी, जैसे चैट जीपीटी है, ऐसे ही मौसम जीपीटी बहुत दुनिया भर के एआई हैं। मौसम जीपीटी तो आपको मौसम के बारे में बता देगा। तो बस यही चीज़ें चल रही हैं। प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए तो अब बहुत सारे एआई हैं, इसमें बस आपको एक नाम याद रखना है, भारत जैन। ये पहला दुनिया का एआई है, फर्स्ट एआई है जिसको सरकार ने फंड किया है, गवर्नमेंट फंडेड
इसको याद रखना, ठीक है। ये हम लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल ये तैयार कर रहे हैं इसके थ्रू, जैसे चैट जीपीटी है लगभग वैसा। भारत जैन एआई, फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड एआई बेस्ड ऑन एलएलएम मॉडल, ये याद रख लोगे, ठीक है। बाकी इसमें और ऐसा नहीं कि कुछ आपको ज़्यादा याद रखना है। ये सब याद रखने के बाद प्री का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। प्री में बस एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे, वो है थीम बताइए आप कि थीम क्या थी इसकी। तो थीम थी सर्वजन हिताय, हिंदी में लिख देता हूं, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय मीन्स सबका कल्याण हो, वेलफेयर ऑफ ऑल, और सर्वजन सुखाय मीन्स वेलबींग ऑफ ऑल। आप चाहें तो एआई के लिए इस थीम से स्टार्ट कर सकते हैं कि इंडियन एआई मिशन, जैसे पूछ ले आपसे किस पे है, एआई पे पूछता है तो आप पूछ लेना इंडियन एआई मिशन इज बेसिकली एम्स एट सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय विच मीन्स वेलफेयर ऑल ऑफ वेलबींग ऑफ ऑल, फॉर दैट वी हैव लॉन्च दिस ऐप, ठीक है। और ऐप के लिए भी आप पीपीपी मॉडल यूज कर सकते हो कि प्लैनेट, पीपल और प्रोग्रेस, ठीक है। उन सब के एग्जाम्पल, बात पूरी हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इस पर एक बार बात करते हैं। तो एआई के बारे में सबसे पहले देखिए 1950 में एलन ट्यूरिंग टेस्ट एक प्रपोज किया गया जो एआई के प्रोग्राम को डेवलप करने लगा, ठीक है। ऐसे ही फिर एक कॉन्फ्रेंस होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस, ठीक है, डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस। फिर एलिजा चैटबॉट क्रिएट होता है, डीप ब्लू एक चेस प्लेइंग प्रोग्राम डेवलप होता है। फिर डीप लर्निंग की बात आती है जो इमेज को रिकॉग्नाइज करता है। 2014 से जनरेटिव एआई, जैन जिसको हम बोलते हैं, जनरेटिव एडवाइजरल नेटवर्क, ठीक है। ऐसे ही GPT-3 आता है 2020 में। फिर चैट जीपीटी लॉन्च होता है और अब जनरेटिव एआई का बूम है। इसी से हम बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। इसके कंपोनेंट क्या है कि डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, कंप्यूटिंग, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये विजन है, आप चाहे तो याद कर सकते, याद नहीं करना, इसको बस पढ़ लेना। एप्लीकेशन क्या है, हेल्थ में हमें पता है, फिनेंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में ऑटोनोमस व्हीकल बना सकते हैं, मार्केटिंग में टारगेट कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं लोगों की, एजुकेशन में, हेल्थ में मॉनिटरिंग, साइबर सिक्योरिटी में थ्रेट की डिटेक्शन कर सकते हैं, एनर्जी में हम एक स्मार्ट ग्रिड बना सकते हैं। बहुत सारे यूज़ हैं इसके। कंसर्न भी है डीप फेक का, है कि कोई भी डीप फेक वीडियो बना के चला सकता है। नेता आजकल जब पकड़े जाते हैं अपने किसी विवादित बोल पे तो बोलते हैं कि मेरा डीप फेक था, हो गया काम, बस फ्री हो गए वो। ऐसे ही एल्गोरिदम बायस, कि किसी एक जेंडर, कास्ट, क्लास, रेशियल ग्रुप, किसी के लिए भी कुछ बायसनेस हो सकती है। ऑटोमेशन, भाई ऑटोमेशन आएगी तो फिर जॉब का एक तरह से प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, इनिशियल लेवल पे तो आती है। प्राइवेसी के कुछ इशू हैं, डेटा ओनरशिप के हैं कि भाई जो डेटा है वो देश में रहेगा या बाहर रहेगा, बाहर की कंपनी चाहती है कि उनके देश में रहे। एथिकली भी इसका मिसयूज होता है, ये सब हो सकता है। भारत ने क्या किया है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई 2020 में GPI हमने लॉन्च किया। ऐसे ही एक है बैचले डिक्लेरेशन, ये एनहेंस ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन एआई, ये यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, यूके में हुई थी, ठीक है, बैचले पार्क में। G20 न्यू दिल्ली जो लीडर की डिक्लेरेशन थी उसमें भी एआई की बात थी। और हिरोशिमा एआई प्रोसेस जो G7 ने बनाई थी वो भी एआई से रिलेटेड है, ठीक है। तो कभी आपसे पूछ लेता है, इंडिया की बात करें, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एआई, एआई फॉर ऑल, GPI समिट, इंडिया एआई मिशन 2024, इंडिया और यूएसए का एक इनिशिएटिव है, और एरावत हमारा एक सुपर कंप्यूटर है जो इन सब पे काम कर रहा है। तो इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं कि इस पे अभी जब मेंस का हम देखेंगे तो वो तभी हम समझ लेंगे कि अच्छा एआई पे क्या लिखना है, फिर भी एक आपको ओवरव्यू एआई का मिला यहाँ से, ठीक है। अब एक न्यूज़ आपको और इसमें ऐड करनी है, उत्तराखंड की न्यूज़ है। श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी, नाम सुना है आपने, इसका नाम सुना है। इसने भी जो हमारे गवर्नर साहब हैं, गवर्नर हाउस में एक इनिशिएटिव लिया, क्या लिया, वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च, इसके थ्रू एआई पे रिसर्च स्टार्ट की।
इस पर रिसर्च स्टार्ट हुई और इस पर रिसर्च इसकी एक अप्रोच है कि हम इस अप्रोच से काम करेंगे। क्यों? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बात की गई है कि हमें जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको मॉडर्न नॉलेज से लिंक करना है। तो उसके लिए इन्होंने एक चीज़ लॉन्च की, क्या नाम है उसका? प्रज्ञानम। प्रज्ञा मीन्स जानते हो? विजडम। प्रज्ञानम AI। इनका क्या काम है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको मॉडर्न एजुकेशन से लिंक करना। ठीक है, समझ जाओगे। कब की न्यूज़ है ये? अप्रैल की है, अप्रैल 2026 की लेटेस्ट न्यूज़ है, तो ध्यान रखना कभी आपसे पूछ लेता है। तो AI के लिए इतना है। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं माइग्रेशन पे। माइग्रेशन, चलिए चेंज हो गया है ना। माइग्रेशन, उत्तराखंड में माइग्रेशन। तो माइग्रेशन उत्तराखंड में है, लेकिन मैं आपसे बताऊं कि सिर्फ एक तरह से इकोनॉमिक या सोशल माइग्रेशन आप बोल सकते हो। पॉलिटिकल माइग्रेशन अभी उत्तराखंड में उतनी नहीं है। पॉलिटिकल माइग्रेशन, देखिए माइग्रेशन पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या है। उत्तराखंड में आपको पता है कि लोग पहाड़ से प्लेन में आ जाते हैं, प्लेन एरिया में गांव से शहर चले जाते हैं। लेकिन अब एक नई माइग्रेशन स्टार्ट हुई है, वो है पॉलिटिकल माइग्रेशन। पॉलिटिकल माइग्रेशन में क्या होता है कि जो भी पार्टी जीत जाती है, सत्ता में आती है, तो जो हारी हुई पार्टी है उसका एक गुट अपना अलग गुट बना के चाहता है कि सत्ता के जो ऐश और आराम है वो लिए जाए। उसके लिए वो 2/3 से अपनी अपनी पार्टी मर्ज कर देते हैं और फिर देश हित में वो कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि देश का विकास हो, और देश के विकास में हम पहले सत्ता में थे तो विकास नहीं कर पाए, अब हार चुके हैं तो विकास हम कर ही नहीं सकते। तो एक काम करते हैं, 2/3 से अपनी पार्टी तोड़ लेते हैं और फिर से सत्ता में जाते हैं ताकि हम देश हित में विकास कर पाए। विकास किसका? वी डोंट नो। अधिकारी देख लो, एक अधिकारी है उड़ीसा के, बनाऊंगा इस पे वीडियो ना, कुछ शॉर्ट्स वगैरह, क्योंकि आप देखो उनके वीडियो, आप इंटरव्यू देखना। दृष्टि IAS पे ही उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि मुझे देश का विकास करना है और जहाँ से मैं आता हूँ बहुत पिछड़ा एरिया है, मुझे उसको इंक्लूड कराना है, एक पहचान। दुनिया भर की बातें की गई। 10 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए भाई, सिर्फ 10 लाख। भाई 1000 करोड़ कम से कम, 100 करोड़ अगर, तो सिर्फ 10 लाख रुपए के लिए मैं तो बोल रहा हूँ कि आप 100 करोड़ कम से कम, आप IAS हो, IAS की एक हैसियत है भाई कि उसको 100 करोड़ 1000 करोड़ उतने में डील करना है। घोटाला भाई बदनाम होना ही है तो तमीज से फिर होना है। अब आप 10 लाख रुपए क्या ही है यार, आप 2-3 महीने में आपको सैलरी से मिल जाते इतने पैसे, 4-5 महीने में मिल जाते। ठीक है, कोई ना कोई आपको इतनी रिश्वत दे ही देगा, आराम से दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो ये इशू है। दूसरा मुझे सबसे बढ़िया मज़ेदार लगा क्या, आपने भी देखा होगा, एक बाबू है, बाबू नहीं, वो जूनियर इंजीनियर भी नहीं है यार, वो उनकी 6000 पगार थी, ऐसा समझो आप। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में वो गए, ठीक, और आज जब वो पकड़े गए, आज नहीं मीन्स अभी थोड़े हाल फिलहाल में 15-20 दिन में वो पकड़े गए, तो उनके पास क्या मिला? सैलरी आज भी 15-20 हज़ार रुपये ही है उनकी। 341 ग्राम गोल्ड, इतना तो गोल्ड है भाई के पास, इतनी सेवा की गई है। और 13 प्लॉट, 5 आवास प्लॉट, मतलब ये तो खाली प्लॉट है, ये पूरे बढ़िया घर बने हुए हैं, और 2.5 करोड़ रुपए कैश। तो देखो यार, 6,000 रुपये की सैलरी से लोग इतना कर लेते हैं। आप बेकार में सोचते हो कि भाई PCS बनने के बाद इतनी सैलरी है कि 55 देते हैं, 60 देते हैं, 70 देते हैं, 80 देते हैं। 6,000 से बंदा इधर पहुंच गया है। आप लोग अगर आपको 60,000 मिलेंगे तो आप सोचो इसमें 2 जीरो और ऐड करते जाओ, है ना, लगभग अगर आप इसके हिसाब से ही चलोगे तो इतना कमा सकते हो। तो सैल्यूट है भाई, एक जीवन में जो एक इतनी छोटी सी नौकरी से पता नहीं क्या काम किया है। और ऐसा नहीं कि कोई तस्करी वस्करी कर रहे होंगे, यहीं रह के हमें आपको इन सबको ही लूट रहे होंगे, लूटते ही हैं। तो देखो इससे कितना बढ़िया काम किया इन्होंने। तो बात चल रही थी माइग्रेशन की, तो माइग्रेशन, पॉलिटिकल माइग्रेशन अभी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है नेशनली। जैसे बंगाल का आप एग्जांपल लो, तो 2/3 से पहले विधायक चले गए, अब 20 MP जाने वाले हैं।
आम आदमी पार्टी लो, 7 MP राज्यसभा तक के लोग चले गए हैं, ठीक है। बाकी जा ही रहे हैं। आप साउथ में देखो, तमिलनाडु में भाई बीजेपी चली गई है, DMK टूट गई, दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं। तो पॉलिटिकल माइग्रेशन सबसे बड़ा इशू है इंडिया में। उत्तराखंड की बात करें तो फिर भी हमें सब्र है कि इकोनॉमिक माइग्रेशन पे ही बात रुक जा रही है। माइग्रेशन पे क्या है ना, एक रिपोर्ट आई हुई है, हमें उसको देखना है। मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा है, प्री का इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। तो माइग्रेशन जो होती है, तो एक ज्योग्राफर है, इकोनॉमिक ज्योग्राफर रेविंस्टीन, ये बोलते हैं कि जो माइग्रेशन होती है वो स्टेप वाइज माइग्रेशन होती है। स्टेप वाइज कैसे? इस तरीके से, ये कि पहले गांव में लोग रहते हैं, सपोज हम हैं, वो गांव में हैं हम, तो हम गांव से फिर टाउन जाएंगे, टाउन के बाद जिला, जिले के बाद राजधानी मींस कैपिटल, ठीक। उसके बाद हम फॉरेन निकलते हैं। आप देख सकते हो लगभग ऐसा ही चीज़ें हमें इन जनरल देखने को मिलती हैं कि गांव से बच्चा फिर जो कस्बा है पास का वहाँ पढ़ने जाता है, ज़िले में चले जाता है, फिर बाहर चला जाएगा, फिर फॉरेन भी चला जाएगा। नौकरी के लिए आप देख लो, गांव से पहले यहाँ जाएगा, यहाँ पे उसको लगेगा कि और पैसे यहाँ मिल सकते हैं, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। आप उत्तराखंड में देखो, गांव से पहले जाएगा कोई कि भाई शहर में मुझे थोड़ा सा काम ज़्यादा मिल जाएगा, फिर ज़िले में पहुँच जाएगा कि यहाँ पे और ज़्यादा है, ज़िले के बाद देहरादून आ जाएगा राजधानी में, देहरादून के बाद दिल्ली चला जाएगा, कुछ लोग फॉरेन चले जाएंगे। तो जो जिस स्टेज पे है माइग्रेशन, उससे फॉरवर्ड स्टेज पे ही होगा, पीछे तो नहीं होगा। समझे आप बात को? कि कोई सपोज यहाँ पर है, इधर है जिले में है, तो जिले से फिर वो कस्बे में तो नहीं आएगा। मीन्स नेसेसरली आप अगर सपोज बन जाते हो नायब तहसीलदार या सप्लाई इंस्पेक्टर, कोई और पोस्ट आपको मिलती है, तब तो आपको तहसील के लेवल पे आना पड़ेगा। तो जॉब है तो अलग रीज़न है, अदरवाइज आप जिले से राजधानी ही जाओगे, राजधानी से देश की राजधानी, देश की राजधानी से बाहर। कोई दिल्ली में रहता है तो आज के टाइम पे चलिए बोल सकते हैं ये तो उल्टा हो जाएगा कि वो देहरादून नहीं आना चाहेगा, आ सकता है वहाँ की क्लाइमेट की वजह से, लेकिन ज़्यादातर प्रेफर करेंगे लोग कि हमें फ़ॉरेन जाना हो, देहरादून से दिल्ली या फिर सीधे फ़ॉरेन। तो ये एक ट्रेंड चलता है, देहरादून से कोई गांव तो नहीं आएगा, है ना। तो इस ट्रेंड को समझने के लिए ही जो माइग्रेशन है